Hi, I'm Dr. Hirdesh from Height Increase Info. So we are here with one more success story. He lengthened tibia, bilateral tibia 6.5 centimeter, 6.5 सेंटीमीटर लेंथनिंग किया है and it's been around 4.5 month इनको हो चुके हैं हमारे पास. Now he is walking with crutch. Walk अच्छी है, he can handle by himself. अभी घर जाने का टाइम हो गया है तो फाइनल रिव्यू की बात करते हैं, फाइनल इंटरव्यू. अभी तक की जर्नी कैसी रही है, कैसे कैसे फेसेस आए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या रहा है, हाइट बढ़वा के कैसा लग रहा है. तो इनिशियली जब मैं यहाँ पे आया था, बहुत अच्छे से मैंने रिसर्च करा है काफ़ी टाइम से, तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है क्योंकि मुझे कभी वो फेज़ नहीं आया कि मैंने रिग्रेट कर लिया है. मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया क्योंकि रिसर्च काफ़ी अच्छा था. इनिशियल डेज़ में राइट आफ्टर सर्जरी, क्योंकि इसके पहले कोई बड़ा इशू लेके हॉस्पिटल कभी जाना नहीं हुआ, सब नॉर्मल चलता था. तो इनिशियल सर्जरी के बाद डिफ़िकल्टीज़ कुछ आई मैनेज करने में, डे टू डे वॉशरूम जाना वगैरह, जिसमें केयरटेकर्स ने बहुत हेल्प करी थी. धीरे धीरे जैसे 1-2 हफ्ता बीता सर्जरी के इनिशियल डेज़ के बाद, चीज़ें बहुत रिलैक्स्ड हो गई. खुद से वॉशरूम जाना, छोटे मोटे खुद के काम खुद कर लेना, ये सब हो गया. और ऊपर से मैंने जॉब से भी छुट्टी नहीं लिया था सर्जरी के लिए, बस 2 दिन छुट्टी लिया था. थर्ड डे से काम किया. थर्ड डे से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था. तो वर्क और फिजियो, इसमें एक साइकिल बनता रहा जिसमें मैं बिज़ी रहा. तो खाली टाइम नहीं था कि ये वो अलग सोचूं, कुछ गलत सोच आए, तो बहुत नॉर्मली गया. आखिर के दिनों में मतलब बॉडी को पता चल जाता है कि ये हो गया है, अभी अपना लिमिट तो टच हो गया है. तो उसके बाद मैंने सर को बोला कि हाँ सर, अभी मेरा ठीक हो गया है. उसके बाद हमने प्लान करके फ्रेम रिमूवल भी कराया. आई थिंक दिस इज़ ए गुड डिसीजन कि अपनी बॉडी को फील किया, सुना कि आए तो 7 to 8 सेंटीमीटर मैक्सिमम के लिए, लगा 6.5 सेंटीमीटर के बाद बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई है, मसल स्ट्रेच हो गए हैं. बॉडी जवाब देने लगता है कि इतना काफ़ी है. बॉडी आपको आंसर बता देता है बॉडी की मेरा लिमिट इतने तक है और ये कंफर्टेबल है, ज़्यादा पुश मत करो. अगर पुश करना है तो टाइम लेके करो. वो एक टाइम और लेंथ का रेशियो रहता है. अगर मुझे 7-8 चाहिए होगा, पॉसिबल है, लेकिन फिर टाइम देना पड़ेगा. टाइम ज़्यादा देना, थोड़ा ब्रेक दे के करो, थोड़ा कम करके करो. तो मुझे लगा था कि ऑल एंड ऑल मेरा ठीक है, इतने में हो जाएगा. तो मैंने फिर फ्रेम रिमूवल के बाद से लेके अब तक अच्छा चल रहा है. और छोटे मोटे जो कुछ भी माइनर इश्यूज आए हैं वो इजीली ट्रीट किए गए हैं. कोई कॉम्प्लिकेशंस मेजर नहीं आई है, तो उस हिसाब से मेरा बहुत अच्छा गया है. अभी तो खैर मेरे एकदम एंड फेजेस में हैं, क्रचेस में चल रहा हूँ, उसमें बहुत अच्छा लग रहा है. इसके पीछे मेन हाइट बढ़वानी, जो मैं पूछता लास्ट टाइम भी पूछा था, मेन रीज़न क्या था कि मुझे हाइट बढ़वानी, और कितने टाइम पहले ऐसा लग गया था कि अब मुझे हाइट चाहिए? तो हाइट का ऐसे था कि डू यू थिंक हाइट मैटर करती है? हाँ, मुझे लगता है कि हाइट मैटर करता है. अब मैंने कभी किसी और से खुद को कंपेयर नहीं किया कि वो 6 फीट है तो मुझे होना चाहिए. मिनिमल एक लेवल तक आई थिंक एक हाइट होना चाहिए ताकि लाइफ कंफर्टेबल हो. कोई एक्टिविटीज़, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ में भी. मेरा पर्पस ये था क्योंकि मुझे बाइक का बहुत शौक़ है, और क्योंकि इनिशियली 153 सेंटीमीटर था, जो कि प्रॉब्लम कर रहा था, बाइक में पैर नहीं आ रहे थे. तो घर वालों ने या फ्रेंड्स ने रेकमेंड करा कि स्कूटी चला ले. अब स्कूटी तो मैं अब चला लूँगा, लेकिन एक इंसान का जीवन 70-80 साल का होता है, तो पूरी लाइफ कुछ सेक्रीफाइस कर देना जब आप वो ओन करने के कैपेबल हो, उसमें इशू आ रहा था. तो मैंने ये कराया कि अभी लग रहा है कि हाँ, बाइक में पैर आ जाएंगे तो अगले कुछ महीने में मैं ठीक हो जाऊंगा, तो घर जाके एक अच्छा खासा बाइक भी लेने का शौक़ है. और रही बात इम्पोर्टेंस की, अगर कोई कंफर्टेबल है, अपनी हाइट से काम कर पा रहा है, लाइफ में कोई इश्यूज नहीं है किसी भी एस्पेक्ट से, तो मुझे लगता है कि थोड़ा हाइट अगर आपको चाहिए तो वो ठीक है. क्योंकि मुझे जैसे बाइक का इशू था, ये एक जेन्युइन कंसर्न था जिसको मैं किसी और वे से ठीक नहीं कर सकता था. मैं नहीं किसी मैन्युफैक्चरर को जाके नहीं बोल सकता कि बाइक छोटा कर दो. इस हिसाब से हर किसी के एक रिक्वायरमेंट होती है. कोई वो एयर होस्टेस बनना चाहता है जिनके लिए एक मिनिमम हाइट चाहिए,
हर चीज़ का होता है। तो हाइट इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक लाइफ में। अगर किसी को लगता है कि कम है और उनका जेन्युइन कंसर्न है कि थोड़ा और हो जाता तो लाइफ में बहुत मिल जाता, तो मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा कि आप आइए, बात कीजिए, समझिए चीज़ें, रिसर्च भी करिए अपना, फिर डिसीजन बनाइए। अच्छा, हाउ हार्ड इट इज़ अकॉर्डिंग टू यू एज ए पेशेंट, तुम रहे हो पेशेंट, तो कितना टफ है ये? मान लो डिसीजन लेना कितना टफ है, और अगर प्रोसेस में चले गए तो प्रोसेस को क्रॉस करना कितना टफ है? पेन वाइज, फ्रेम लगे रहते हैं, मैनेज करना, एवरीथिंग, मतलब कितना बहुत ज़्यादा टफ है? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं फ्रेम देख के डर जाते हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ है इसमें या फिर ऐसा नहीं है? ऐसा सर्जरी से पहले लगता है कि है, लेकिन सर्जरी के बाद वो थोड़ा मिसकंसेप्शन कम हो जाता है। जब हम भी मिलने आए थे, फ्रेम देखा था, फ्रेम देख के एक बेसिक सा लगता है कि ऐसे यार ये कितना बड़ा फ्रेम है, डर लगता है, पेन कितना ही होगा। लेकिन जब सर्जरी हुआ तो पता चला कि फ्रेम पैर के अराउंड होते हैं, फ्रेम पैर से नहीं जाते, पैर से पतले वायर्स जाते हैं, जो कि बहुत मिनिमल है। मतलब तो उस हिसाब से देखें तो वही है, और इंटरनल नेल है। सर्जरी के इनिशियल 1-2 दिन में पेन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है और उसी टाइम एपिड्यूरल लगा रहता है, तो वो एक अपने आप को बैलेंस आउट कर देता है। 1-2 हफ्ते बाद मैंने जो पेन एक्सपीरियंस किया वो बस जो वायर्स इस तरफ उस तरफ गई थी, उनके पिन साइड्स पे थोड़ा ज़्यादा वज़न लग रहा था मुझे, जो कि अगले 1-2 हफ्ते में कम हो गया। बाकी एक्सट्रीम सिवियर पेन मैंने कुछ नोटिस नहीं किया। पेन किलर भी मैं एवरीडे नहीं लेता था, 3-4 दिन 5 दिन चला गया, लग रहा ज़्यादा पेन हो रहा है, एक ले लिया, ऐसा होता था। तो उस हिसाब से देखे तो कोई ज़ोर से आके मार दे तो उससे ज़्यादा लग जाता था, उसमें ज़्यादा पेन होगा? उसमें ज़्यादा लग जाता था। लेकिन ये कंटिन्यूअस जो प्रोसेस रहा है उसमें उतना ज़ोर से पेन फील नहीं हुआ है कि बैठ के चिल्ला रहे हैं। मतलब मैनेजेबल है, और एक्सट्रीम लेवल पे भी नहीं है, मॉडरेट लेवल पे मैनेजेबल हो जाता है। और वो भी 24/7 नहीं रहता, कभी कभी थोड़ा रात को आ जाता है, या फिर डे टाइम में लगता है कि हाँ आ गया है, अपने आप कभी कभी कम हो जाता है। कभी कभी 1-2 मेड्स लेता हूँ, वो भी सिर्फ ड्यूरिंग कभी डिस्ट्रैक्शन हाँ, फेज? पीक में भी शायद हफ्ते में 3 दिन मैंने लिया था, वो भी जैसे पीक जब में। लेंथनिंग करते हैं तो हाँ। लेंथनिंग पेनफुल रहती है? नहीं, लेंथनिंग पेनफुल नहीं रहता। लेंथनिंग जो डेली दिन में 4 बार टर्न करते हैं 0.25 mm का, उसमें कोई पेन फील नहीं होता। 1 mm पर डे, 0.25 4 टाइम में? 4 टाइम्स में जो करते हैं उसमें कोई पेन फील नहीं होता। ओवरऑल स्ट्रक्चर की वजह से और मतलब एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है, क्योंकि आपके पैर फ्लैट बेड पे टच नहीं कर रहे हैं, वो एक सर्कुलर रिंग के अराउंड है, तो वो एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकता है, लेकिन रेगुलर पेन में कोई नहीं रहता। और उसमें भी इनिशियल डेज और आपके आखिरी के जर्नी के टाइम में थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन मिडिल के जो डेज हैं उसमें भी काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। ओके। लास्ट डेज में और एक बार निकलने के बाद तो फिर इजी है लाइक? हाँ, वहाँ से बेटर हो ही जाता है। निकलने के बाद कितना टाइम लगा खुद से वॉक करने में? फ्रेम निकलने के बाद तो पहले के 15 दिन लगते हैं स्टिचेस निकलने में, क्योंकि उसमें आप स्ट्रेस नहीं देना चाहेंगे पैर में। उस टाइम भी फिजियो चलता रहता है। फिर स्टिचेस निकलने के बाद 1 हफ्ता मैंने स्टैंडिंग करा था, 1 हफ्ता 10 दिन। उसके बाद मैंने चलना शुरू कर दिया था। तो कुछ फ्रेम निकलने के बाद 25 दिन के आसपास से मैंने चलना स्टार्ट कर वॉकिंग दिया। स्टार्ट कर दी? वॉकिंग स्टार्ट कर दिया था। वो भी 2 हफ्ते वॉकर पे चलने के बाद मैं क्रचेस पे आ गया। क्रचेस पे आ गए? वो अभी कंफर्टेबल वॉक कर सकते हो हाँ, क्रच अभी से? तो क्रच से कंफर्टेबल है और धीरे धीरे वो बेटर होता जा रहा है। अच्छा, अगर अकॉर्डिंग टू यू अगर किसी को सर्जरी करानी है तो सर्जरी कराने के लिए उनको क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी चाहिए? मतलब क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए कि ये चीज़ के लिए पहले ही प्रिपरेशन करना है, जो चीज़ माइंड में ऑलरेडी होनी चाहिए, जिससे कि लेंथनिंग फेज, सर्जरी और ये आपका एटलीस्ट मेंटली सही जाए? ये एक चीज़ें मैंने काफ़ी पेशेंट में देखा है, जो मैं खुद से मिला हूँ, उनमें थोड़ा पेशेंस कम होता है। उनको लगता है कि आएंगे, करेंगे, जल्दी चले जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर आप टाइम नहीं देना चाहते तो यहाँ पे पेशेंस का एक खेल है। बहुत लोग सोच के आते हैं कि हाँ, वो लोग तो बोल रहे हैं टाइम लगेगा, मैं अपने हिसाब से करूँगा, फास्ट जल्दी करूँगा हो और जाएगा, निकल जाऊँगा। फास्ट करेगा, चले जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा इन्वेजिव प्रोसेस है, तो इसमें
यहाँ पे वो एक्सपर्टीज़ है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो उनको डील किया जा सकता है, लेकिन आपको पेशेंस रखना होता है। मेरा जैसे 4.5 मंथ हुआ, मैं ट्रस्टेड था इस प्रोसेस में, तो मेरा अच्छा गया है। 4.5 मंथ में मैं प्रेसिस पे अच्छे से चलता हूँ। वही है, अगर कोई पेशेंट आके बोलता है कि हाँ मैं टाइम लेके आया हूँ, टाइम दूंगा और पेशेंस रखूँगा, तो बहुत स्मूथ जाएगा। पहले ही मेंटली हाँ, प्रिपेयर ब्रेन हुए को इसके लिए। समझाना कि थोड़ा टाइम लग सकता है, एक्सपेक्टेड से भी शायद थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पेशेंस रखेंगे तो बढ़िया जाएगा। अच्छा जाएगा। हाँ, अच्छा, सेंटर चूज़ करने के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं? अगर हमें कहाँ कराना है, आपने क्या क्या चीज़ देखा जो हाइट इंक्रीज इन्फो को चूज़ किया? क्योंकि आजकल लोग, मैंने देखा है जैसे हाइट इंक्रीज सर्जरी पॉपुलर होती जा रही है, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, लोग इसके बारे में वीडियोस बना के डाल रहे हैं, चाहे वो सर्जरी कर भी रहे हैं या नहीं भी कर रहे, पेशेंट हैं भी नहीं हैं। तो एज ए पेशेंट क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है अगर हम ड्यूरिंग अपने रिसर्च कर रहे हैं उस टाइम पे? तो जब कोई प्लान कर रहा है, अगर कोई नया प्लान कर रहा है, तो कहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे जब आप विज़िट करते हैं तो कोशिश कीजिए कि सर्जन से आप मिल पाए, जो सर्जरी कराएंगे उनसे मिले आप एक बार, क्योंकि वो सबसे अच्छे से आपको प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपने अपना रिसर्च नहीं भी किया है अभी तक अच्छी तरह से। सर्जन हो गए एक, और होता है रिहैब फैसिलिटी, जहाँ पे आप रुकेंगे वहाँ का हाइजीन देखिए, क्लीनलीनेस, क्योंकि सर्जरी ही एक एस्पेक्ट नहीं होता, उसके बाद आपको एक लॉन्ग रिहैब प्रोसेस से गुजरना होता है। तो रिहैब फैसिलिटी में आप केयर टेकर्स, फिजियोथेरेपी का इंतज़ाम, ये सब देखिए। सर्जन हो गया, रिहैब हो गया, और बाकी वहाँ के बाकी अवेलेबल जो फैसिलिटीज़ है वो देखिए कि अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होता है तो वो क्या लगता है कि कितने फास्ट वो डील किए जा सकते हैं उन चीज़ों से, ताकि वो जल्दी से रिजॉल्व हो जाए, ये आप देख सकते हैं। और अच्छी फैसिलिटी आपको पेशेंट से मिलाएगी। आप पेशेंट से बात कीजिए, पूछिए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि आप अगर कोई फैसिलिटी विजिट करेंगे तो वहाँ पे हर लेवल के पेशेंट्स होंगे, जिनकी नहीं हुई है सर्जरी, जो 2 महीने पुराने जिनके हैं। पुराने हैं, जिनके फ्रेम निकल गए हैं। तो आप मल्टीपल पेशेंट से बात कर सकते हैं, उनका फीडबैक ले सकते हैं, और बाकी आप एक्सरेज भी देख सकते हैं, प्रोग्रेस कैसा जाता है। हालांकि वो तो बॉडी टू बॉडी डिपेंडेंट है, फिर भी अच्छी फैसिलिटी आपको ये सब दिखा देंगी कि ऐसे प्रोग्रेस हो रहा है। इन्फॉर्मेशन कोई होल्ड नहीं करते हैं इधर। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक डॉक्टर ने बना के डाल दिया मैं लिम्ब लेंथनिंग एक्सपर्ट, मैं सर्जरी करता हूँ, हमारे पास आओ। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप एक विजिट से सेटिस्फाई नहीं हो तो 2 बार विजिट करो, और चीज़ें हो देखो, सकता है मतलब घर एक्सपीरियंस से करो। निकलने से पहले एक चेकलिस्ट बना सकते हो कि मुझे ये चीज़ें टिक चाहिए अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए, और फिर देखो कि क्या क्या आपको वहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। तो उससे आप खुद फिर एक अपना डिसीजन बनाओ। एक बार में नहीं हो रहा तो 2 बार विजिट करके देख लो, बिल्कुल। क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग डिसीजन है। आप ऐसा नहीं सोच सकते सर्जरी के बाद कि रिवर्स कर दो, तो पहले ही श्योर हो जाना बेटर है। इसीलिए एक बार की जगह 2 बार विजिट कर लो, बात करो। और इस मतलब सिचुएशन में सर्जन्स भी जहाँ पे आप जा रहे हो वो लोग पेशेंट होंगे, आपको समझाएंगे, कोई हरी में नहीं होगा। जैसे सर्जरी कितनी मैटर करती है, जैसे बोलो सर्जन समझाएंगे, एनी ऑर्थोपेडिक सर्जन कैन डू दिस, दे कैन एक्सप्लेन यू कि इस सर्जरी में इतना इतना होता है, क्या वो समझाना ही सिर्फ इनफ है? नहीं, एक तो होता है कि सर्जन जो कर रहे हैं वो अगर लिम्ब लेंथनिंग के एक्सपर्ट हो, अगर लिम्ब लेंथनिंग कराए हो तो वो बहुत अच्छी बात है। फिर वही हो जाता है कि ऑर्थोपेडिक के भी सर्जन्स हैं काफ़ी सारे, लेकिन आपको फिर वो एश्योरेंस मिलता है कि जिन्होंने लिम्ब लेंथनिंग कराया है मैं उनसे कराऊंगा, तो उनको ये नहीं, सपोज प्रोसेस उनके पास रिहैब सेंटर नहीं है, सर्जरी वो कर देंगे, देन इज नहीं इट मैनेजेबल? नहीं ऐसे मैनेज नहीं होता रेगुलर। ये एक मेरा भी मिसकंसेप्शन था कि फिजियोथेरेपी बोल रहे हैं, एक्सरसाइज ही तो है, क्या ही हो जाएगा, एक्सरसाइज करवा लेंगे किसी से। ऐसे नहीं होता। फिजियोथेरेपी मतलब वो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स वैसे ही होते हैं लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी के। फिजियोथेरेपी और बिना हाइजीन के रेगुलर पिन क्लीनिंग जो होते हैं, क्लीनिंग वगैरह, ये सब मतलब के फिजियो इज अ वन पार्ट, अदरवाइज उसके साथ बहुत सारी चीज़ें बहुत हैं, जब सारी आप चीज़ें हैं। प्रोसेस में आते हो वो हाँ, चीज़ें आपको तब पता चलती तब हैं, पता चलती है, जो शायद आपको अब रिसर्च कर रहे हो वो सर्च पे अवेलेबल नहीं पता नहीं होंगी। चलेंगी। कुछ बिल्कुल। चीज़ें हैं जो आपको एक रिहैब फैसिलिटी में रहने से
प्राप्त होता है घर पे रह के। वो अचानक अगर आपके पिन साइट में कोई धूल या ऐसा कुछ हो गया घर पे रहते रहते और वो इन्फेक्शन में टर्न हो गया, तब आप सर्जन से अपॉइंटमेंट ही सेट करते रह जाओगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों से डील करने के लिए एक अच्छा रिहैब फैसिलिटी होना चाहिए जहाँ पे आप एक कॉल पे मतलब असिस्टेंस ले कंप्लीट सकते केयर पूरा लिम कंप्लीट लेंथनिंग को केयर। मिल रही है, ना कि सिर्फ सिर्फ रिहैब है। हाँ रिहैब सर। के साथ साथ मतलब कंप्लीट चीज़ें, नर्सिंग केयर भी है, डॉक्टर केयर भी है, एक्सरे भी है, और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जी, क्योंकि इसमें एवरीडे नया एक्सपीरियंस होता है। वो तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो वहीं कि आप जहाँ पे विज़िट करें सिर्फ सर्जरी करके घर चले जाएंगे अपना देख लूँगा, ऐसा ना करें। जहाँ पे आपको रिहैब का एक पूरा सिस्टम मिल रहा है, मैं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं जर्नी से गया हूँ, तो आप वैसा ही चूज़ करें एक प्लेस जो आपको ये सब प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि सर्जरी के बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। वो अलग अलग पेशेंट्स के अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, तो जो कि शायद आपको गूगल सर्च पे नहीं मिलेगा। और बोलते हैं कि हर कोई डॉक्टर बन के बैठ रहा है ऐसे। तो वो मैं बोलूँगा कि वंस इन ए लाइफ टाइम जर्नी है, ऐसा चांस पे मत बैठे रहिए, विजिट कीजिए, बात कीजिए, और एक ओवरऑल एक एनवायरनमेंट में रहिए जहाँ आपका केयर हो सकता है और हर चीज़ें मैनेज हो सकती है अगर कोई गॉड फॉरबिड नेगेटिव जाता है। सो बात करते हैं हाइट इंक्रीज इन्फो की। अब तक का हाइट इंक्रीज इन्फो में सफ़र कैसा रहा है, और हमारी टीम के साथ, हमारे साथ अब तक का टाइम कैसा बीता है, क्या बोलना चाहोगे? पहले शुरुआत से ही एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, मतलब सब कुछ एक क्लीन एनवायरनमेंट में, सर्जरी से लेके हॉस्पिटल से लेके रिहैब तक का स्मूथ ट्रांजिशन, रेगुलर शेड्यूल में फिजियोज। और क्योंकि मेरी जर्नी बहुत अच्छी गई है, तो मैं तो बोलूँगा ही कि हाँ, सब बहुत अच्छे से क्या है, केयर टेकर्स कॉल पे अवेलेबल रहे हैं, रात को भी कॉल कर दिया तो आ जाते हैं हेल्प करने। हाइट इंक्रीज इन्फो का यही मुझे अच्छा लगा कि सब कुछ एक बैलेंस वे में हो रहा है, सर्जरी से लेके रिहैब शिफ्ट से लेके, मतलब फ्रेम की जर्नी से लेके फ्रेम रिमूवल एक ऐसे फ्लो में हुआ है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कि कॉम्प्लिकेशंस मुझे तो खैर कुछ आए नहीं है ज़्यादा, तो इजीली ट्रीट किए गए हैं। तो जो भी आना चाहते हैं, अगर विज़िट करना चाहते हैं, मैं रेकमेंड करूँगा कि एक बार आएँ, सर से मिले, पेशेंट से मिलें, और फिर अपना डिसीजन बनाएं कि आप क्या करना चाहते हैं। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। सो ये थी इनकी अब तक की जर्नी, 6.5 सेंटीमीटर बाइलेटरल टिबिया लेंथनिंग। सो अगर राइट नाउ ही इज़ इन रिहैबिलिटेशन फेज, अभी ये वॉक कर सकते हैं बट विद द हेल्प ऑफ क्रच, क्योंकि अभी तक कैलस इज़ गुड बट पूरा यूनाइट नहीं हुआ है। मे बी 1 और 2 मंथ और लगे 1 और 2 मंथ में इंडिपेंडेंट वॉक आने में। तब तक के लिए अगर आपकी कोई क्वारी है रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, तो आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।